हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न साथ में दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो सामाजिक विज्ञान में आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में मैंने आज की इस वीडियो में लिया है और जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया लास्ट तक तो समझ लो आप सामाजिक विज्ञान के टॉपर बन जाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों को इसको अच्छे से कॉपी पर समझा रहा हूं। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इन वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर फर्स्ट देख लो भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट का आप लोगों को निशान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने तैयार कर लिया तो समझो 1 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, मतलब जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का नाम सुना होगा, जैसे भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, दोनों में राष्ट्रवाद नाम आया ना। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ ये जानना जरूरी है ना। जर्मनी से, या फिर हमारा खा नंबर है इटली से, या फ्रांस से, या इंग्लैंड से। स्टूडेंट नोट कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ। कहां से हुआ? फ्रांस से हुआ। तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस से जो हमारा राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ हुआ था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1788 में, या 1789 में, या 1790 में, या फिर हमारा 1787 में। तो याद रखना, जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति है उसका जो प्रारंभ वर्ष है वो 1789 है। कब है? 1789 ईस्वी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। जो असहयोग आंदोलन है, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो बच्चों जो असहयोग आंदोलन है उसको हम खिलाफत आंदोलन जो है इसका मुख्य कारण है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन मुख्य कारण है, तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 1920 में, 1930 में, या 1927 में, या 1935 में। तो सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। ठीक है, 4 क्वेश्चन तक समझ में आ गया। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? वाशिंगटन, या जिनेवा, या न्यूयॉर्क, या फिर ऑस्ट्रिया। तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो हमारा कहां स्थित है? वो हमारा स्टूडेंट न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध बहुत ही खतरनाक विश्व युद्ध था, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध। अब इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ, कब प्रारंभ हुआ ये बताना है। ठीक है, 1945 में, या हमारा 1939 में, या 1914 में, या 1942 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तीसरे नंबर चैप्टर से है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ा रखा है सारे चैप्टर्स को। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है वो कब हुआ? 1914 में। कब हुआ? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाओ स्टूडेंट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, या वन उन्मूलन, या अधिक सिंचाई, या अति पशुचारण। तो पंजाब में याद रखना, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। जब अधिक सिंचाई करोगे तो भी भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, उसके साथ मिट्टियां बह जाती हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? कौन सी मृदा में अच्छी कपास की खेती होती है? तो का से कपास, का से काली मृदा। बच्चों काली मृदा में हमारी सबसे अच्छी खेती होती है, इसलिए काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट है और इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं ना, नोट्स करते रहना, थोड़ा सा ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं यार वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा आजैवीय संसाधन है? निम्न में से कौन सा आजैवीय संसाधन है? चट्टाने या फिर पशु या पौधे या मछलियां? तो बच्चों जो आजैवीय संसाधन का मतलब जिसमें जीव नहीं होते, जीव का मतलब जो सजीव नहीं होते, निर्जीव होते हैं। तो पशु सजीव हैं, हाँ जी पशु सजीव होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ते हैं, ठीक है, बच्चे भी होते हैं उनके, मछलियां भी सजीव होती हैं, पौधे भी सजीव होते हैं। तो ये हमारा चट्टाने जो है एक आजैवीय संसाधन है जो कि एक निर्जीव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, चिपको आंदोलन संबंधित है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हमारे क्वेश्चन हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो है, जैसे जब पेड़ को काटा जाता था तो लोग उससे चिपक गए, तो इसलिए हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। 20 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आता है पेपर में, 20 ऑब्जेक्टिव ये देख लो, फिक्स हो जाएगा। फिर हमारे लघु दीर्घ सारे इस वीडियो में फिक्स हो जाएंगे। तो इस बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगा। क्लास 10th में हो तो बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता हूँ। साथ में आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, श्रवण लेक्चरर ऐप। श्रवण लेक्चरर ऐप आप लोग प्ले स्टोर पे देख लेना, श्रवण लेक्चर ऐप प्ले स्टोर पे है, जिसपे आपको टॉपर बैच में पूरी तैयारी कराई जाती है, ठीक है। टॉपर बैच, उसमें सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। क्लास 10th में हो तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, 9918863196, ठीक है, 9918863196 पर इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस बैच को ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। टॉपर बैच श्रवण लेक्चर ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, वायरल पेपर, सब कुछ उसमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी, चिनाब, सतलुज या कृष्णा? तो बच्चों जो सलाब नदी है, सलाल नदी या सलाल बांध, वो चिनाब पर बना हुआ है, ठीक है, चिनाब नदी पर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? कौन सी जो है वो एक रेशेदार फसल है? जूट है, कॉफी है, जौ है या रबड़ है? तो इसमें कौन सी है जो एक रेशेदार फसल है? क्वेश्चन नंबर 12, तो जूट जो है, जूट एक रेशेदार फसल है, ठीक है, जूट जो है एक रेशेदार फसल है, ठीक है। तो जो हमारा जूट है वो एक रेशेदार फसल है। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इन चारों में से कौन सी है जो एक फलीदार फसल है? ठीक है, फलीदार फसल। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें पूछ रहा है कि आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, जिसमें फलियां होती हैं, जिसमें फूल लगते हैं, फलीदार फसल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना, ठीक है। देखो दाल है या चना है, जो काला चना होता है, या फिर हमारा मोटे अनाज या तिल है, तो कुछ इसमें फलियां लगती हैं, जो फलीदार फसल होते हैं वो हमारे दाल होते हैं। कौन से होते हैं? दाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे इसमें से एक रबी फसल पूछा जाए तो वो चना या फिर हमारा काला चना होगा, ठीक है। देखो ऐसे कई सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन, तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर, झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड में स्थित क्या है? कोडरमा, नाम सुना होगा अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो। खनिज जो आप लोगों का है ऊर्जा संसाधन, मैंने पढ़ा रखा है, नोट्स दे रखा है बैच में। तो हमारा बॉक्साइड है या अर्वरक है या लौह अयस्क है या तांबा है? तो जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। किसका? अर्वरक का जो है वो अग्रणी उत्पादक है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बताना है कि कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में प्रमुख है, भारत के लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पाइपलाइन है या सड़क परिवहन या रेल परिवहन या वायु परिवहन। तो बच्चों जो हमारा भारत में सबसे मुख्य हमारा साधन है वो सड़क परिवहन है, क्योंकि सड़कों का यूज भारत में लोग ज्यादा करते हैं। ज्यादा वायु परिवहन का यूज करे हो कभी? बहुत सारे कम लोग ही करे होंगे। रेल का परिवहन का बहुत कम ही करे होंगे। लेकिन सड़कों पर क्या है, जब इच्छा किया आए गए, जब मन किया साइकिल चलाए, ड्राइविंग किए, कोई दिक्कत नहीं, सड़क अपना है, सड़क परिवहन बेस्ट है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया। ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट बनाते रहना, याद करते रहना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 99 मार्क्स लाने हैं सोशल साइंस में। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।
16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है स्टूडेंट। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। तो बच्चों जो हमारा संघीय राज्य है कौन सा इसमें से नहीं है? देखो मणिपुर एक अच्छा राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है, बट जो दिल्ली है वो सिटी है, एक शहर है, ना कि एक राज्य है। तो ये कोई संघीय राज्य नहीं है, जिसको संघ मिला हो संघीय राज्य हो नहीं, वो एक सिटी है, शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में जो मताधिकार, जिसमें आपको मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है, उसकी आयु क्या होती है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो ये सारे स्टूडेंट को पता होगा जो वोट दे चुके हैं, क्योंकि वो अधिकार कब मिलता है बच्चों? वो अधिकार 18 वर्ष के बाद मिलता है। तो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे लवली स्टूडेंट होंगे, शायद वो 18 साल के नहीं होंगे, क्योंकि अभी वो क्लास 10th में है, 16 या 17 साल के होंगे, या फिर थोड़ा सा कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा। अगला देखो स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? जो विकसित देश है, ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है या बांग्लादेश है? तो जो हमारा विकसित देश है वो कौन सा है? तो जो फ्रांस है, फ्रांस एक विकसित देश है। कैसा देश है? एक विकसित देश है, याद रखना है। ठीक है, जो हमारा फ्रांस है वो एक विकसित देश है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो स्टूडेंट, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है वो आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें या खा है, आर्थिक गतिविधि या उद्यमों के स्वामित्व या फिर श्रमिकों की संख्या। तो बच्चों जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर जो विभाजित है वो है उद्यमों के स्वामित्व पर। किसके? उद्यमों के स्वामित्व पर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पूरे विश्व व्यापार का। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में या पेरिस में या जिनेवा में या ओटावा में? तो बच्चों वो स्थित है जिनेवा में। कहां? जिनेवा में। ठीक है, तो ये 20 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस का समझ में आ गए। सबसे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझा दिया कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम ना है, और भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 100% आएगा। वो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट दिल से एक लाइक कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न देखो बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से है कि जर्मनी का जो एकीकरण है उसकी प्रक्रिया का संक्षेप में आपको पता लगाना है। संक्षेप में अच्छे से आंसर देना है, ज्यादा बड़ा नहीं देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा अच्छे से आंसर देना। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको जर्मनी का एकीकरण का अच्छे से लिखना है जो मैं बता रहा हूं। ऐसे राष्ट्रवादी भावनाएं जो है मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, क्योंकि भाई मध्यवर्गीय लोगों को ही ज़्यादा कठोर चीज़ें दिया जाता है, तो जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मतलब वो एक नए चीज़ करना चाहते थे, सारे इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजाशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। लेकिन ये जो पहल है, ये जो समय है, इस चीज़ को राजाशाही थे और जो फौज की ताकत है उन सब ने मिलकर दबा दिया कि इस चीज़ को आगे ना जाने तो इनको यही दबा देते हैं। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। भाई वो राजा हैं और राजा हैं तो उनका बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े लोग समर्थन करेंगे ही, क्योंकि राजा जो जिसका समय होता है ना, जिसके पास पैसा होता है, उसी के तरफ सारे लोग होते हैं। तो इनका समर्थन सभी लोगों ने किया। परसा के बड़े बड़े भूस्वामियों ने किया इनका समर्थन। ठीक है, और उसके बाद परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, मतलब आंदोलन करना चाहे। तो उसका जो मुख्यमंत्री था, उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क। कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, और जिसने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। जो परसा की सेना है और जो नौकरशाही है उनकी मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, जो ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है और फ्रांस है,
तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई, जो तीनों युद्धों में किसकी जीत हुई, प्रसा की जीत हुई। और 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, याद रखना। तो ये हमारा पूरा जर्मनी का एकीकरण हो गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आए बस इतना लिख देना, एक नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी का एकीकरण आप लोगों को लिखना है बस इतना ही कि राष्ट्रवादी भावनाएं जो है मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजाशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया और उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था, इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने तीनों युद्धों में जीत हुई और 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न का, जर्मनी का एकीकरण। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट का नाम सुना है, वो क्या है और उसका विरोध कैसे किया गया। जो रॉलेट एक्ट है उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ और उसका क्या परिणाम निकला, क्या परिणाम हुआ, ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों रॉलेट एक्ट क्या है, सभी को पता है कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी, कब की बात है, 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था, जो 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, जो भारतीय लोग हैं उन पर, ठीक है, उनकी बात की जा रही है, बिना किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, 2 साल के लिए जेल में बंद किया जाता था, 2 साल के लिए। तो आप सोचो ये कैसा कानून था, बेकार भद्दा कानून, जिसका विरोध करना ही चाहिए लोगों को। ठीक है, तो यही बताया गया है। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। परिणाम क्या निकला कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी पर दमन करना शुरू करने के शासन मार्शल लॉ कानून कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके कारण इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इसमें बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत भयानक था, कोई बहुत ज़्यादा भयानक ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तो ये इसी के कारण हुआ था, रॉलेट एक्ट के कारण। विरोध क्या किया गया कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रेलवे वर्क बॉक्स में कारखाना का हड़ताल चले गए। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट का परिणाम है, रॉलेट एक्ट का विरोध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम में, टॉपर बनना है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट ही मैं कर सकता हूं कि आप तैयार कर लो, मैं आपके घर तो आ नहीं सकता कि आके आपको बताएं, मारें, पीटें, तो ऐसा कर नहीं सकता। मैं आप लोगों को केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और जिसके अंदर अभी भी मोटिवेशन जिंदा है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, तो वो तैयार करेंगे। देखो, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, सत्याग्रह के बारे में बताना है। तो इसके बारे में क्या बताना है, देखो, सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के तरफ, सत्य, जो सत्याग्रह का मतलब होता है, सत्याग्रह के विचार का मूल आधार है सत्य शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना। आपको सत्य बोलना है, सत्य की तरफ आग्रह होना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, और गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा इन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। उन्होंने इनकी व्याख्या इस प्रकार से की है, मैं 2 पॉइंट के साथ समझाता हूं। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका जो उद्देश्य है सच्चा है, आप सच्चे हो, ठीक है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे हो, आप सच्चे हो, आप बुराई का खिलाफ हो, अन्याय के खिलाफ हो, तो फिर आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही जीत जाओगे। दूसरा है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही के बल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो सकता है। बिना किसी के सहारा लिए जो सत्य बोलता है, वो मतलब बिना क्रोध के वो सत्य बोलता है, सत्य की तरफ आग्रह है, तो वो भैया जीत जाएंगे, उनको कोई हरा नहीं सकता। बस ये 2 पॉइंट तैयार कर लो बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 2 पॉइंट ये तैयार कर लो, बस आपका सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट, भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर से है। अभी तक हम लोगों ने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से। अब हम लोग देखेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो महामंडी है उसके कारणों की व्याख्या करनी है। महामंडी का क्या कारण है, क्यों ये महामंडी हुआ, इसके कारण बताने हैं। जब कारण समझोगे तभी तो आप महामंडी के बारे में समझोगे। तो देखो ध्यान से समझना। देखो कारण बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों महामंडी का, मैंने देखा है हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो 1929 में आर्थिक महामंडी की शुरुआत हुई। देखो महामंडी की शुरुआत कब हुई, ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों 1929 में। कब? 1929 में आर्थिक महामंडी की शुरुआत हुई। और इस मंडी के कारण निम्नलिखित हैं, इस मंडी के जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला देखो, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। मतलब जब महामंडी का मतलब होता है बहुत सारे सामान इकट्ठा होना और विक्रेता जो खरीदने वाले लोग हैं वो ना हो, बस। तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो अमेरिका है तथा ब्रिटेन है में बड़े बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उत्पादन, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा, बहुत उत्पादन कार्य होने लगा। और 1930 तक तैयार माल इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उसका कोई खरीदार ना रहा। अब भाई जब एक बात समझो, जो पैसे हैं, अगर पैसे इतना ज़्यादा छाप दिए जाएं कि पैसे की कीमत ही ना हो, सबके पास बहुत सारे पैसे हों, तो क्या है उसकी कीमत नहीं रहेगी। वैसे जब बहुत सारे सामान हो गए, लोगों को फ्री में मिलने लगा, तो क्या कीमत, उसकी कीमत खत्म समझो। और कृषि क्षेत्र में दूसरा पॉइंट समझो, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज बड़ी की बड़ी सड़ने लगी। अब जब खरीदार ही नहीं रहेंगे तो फिर कृषि किस काम का, जो उत्पादन होता है वो किस काम का, वो भी खराब ही समझो, वो सब खराब ही हो जाता था, सड़ने लगते थे। अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। जो अमेरिका का शेयर बाजार है, उनका जो शेयर बाजार की कीमत है उसमें गिरावट आ गई और इसकी वजह से वहाँ लाखों व्यापारी का दिवाला निकल गया। और इसकी वजह से लाखों व्यापारी का दिवाला का मतलब होता है उसकी कंपनी बेकार हो गई, उनकी कंपनी किसी काम की नहीं रही। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना महामंडी के कारण, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये 3 पॉइंट याद रखना बस महामंडी के कारण का। ये 3 पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धुआं कर देगो, कुछ छोड़ कर नहीं आओगे। बोर्ड एग्जाम खुद कहेगा यार ये तो टॉपर है, ये बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, कितने अच्छे से लिखा है, लिखने का तरीका समझो, हैंड राइटिंग बैठाओ, अच्छे से लिखो। बोर्ड एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखो कि एग्जामिनर एक एक पॉइंट को लिखे, चेक करे, खत्म करे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखो, सारे क्वेश्चन समझेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप रिक्वेस्ट करो कि आप लास्ट तक देखोगे, सारे क्वेश्चन नोट्स करोगे, समझोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारत है, भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिकरण का युग चैप्टर है उससे, ठीक है, न्यू चैप्टर है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। मतलब उनका जो उत्पादन है वो बढ़ा प्रथम विश्व युद्ध के समय, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें उत्पादन बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्चे लगेंगे, बहुत सारे परमाणु बम बहुत सारी चीज़ें लगेंगी और बहुत सारे सैनिक, सब कुछ की ज़रूरत पड़ेगी ना युद्ध करने के लिए। वैसे तो युद्ध किया नहीं जाता, तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा युद्ध करने के लिए, अच्छे से कंपटीटर जो है, जो आपके सामने हैं, उनको हराने के लिए। तो देखो ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो ब्रिटिश कारखाने हैं वो जो सेना है, सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। जो युद्ध संबंधी उत्पादन कि मतलब युद्ध लड़ना है तो उससे जो संबंधित उत्पादन है वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया और भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। अब भारतीय देश जो हैं उनको रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट, बेड़ियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा अनेक अन्य सामान बनने लगे। अब ये सब सामान बनने लगे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है विश्व युद्ध के लिए। ठीक है, कारखानों में जो है फौज के लिए जूट, बेड़ियाँ,
फौजियों के लिए वर्दी, कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े के खच्चर, सब कुछ ये सब बनने लगे। ठीक है। एंड प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीजें, जो अपने देश में है, प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया, और जिससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला। उसको बंद करना चाहे, दूसरे देश में ना भेजे जो अपनी स्वदेशी चीजें हैं, तो इससे उद्योगों में और ज्यादा बढ़ावा मिला। तो ये 3 पॉइंट हैं बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये 3 पॉइंट तैयार कर लो। आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ये जितने लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करवा रहे हैं, दिल से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनना है, 95% लाने हैं। तो ये कोई हलवा नहीं है एक रात का। इसके लिए आपको 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करोगे तब आपको लगेगा कि हम टॉपर बनेंगे, वरना पढ़ाई करने वाले 24 घंटे में 20 घंटे कर रहे हैं। तो आप किस काम के, जब आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो? कोई काम नहीं आएगा। जितने फ्रेंड्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, ये सब छोड़कर चले जाएंगे अगर आप सक्सेस नहीं हो। आप सक्सेस हो तो वो आपके पीछे लगे रहेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूगोल का है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाने जाने चाहिए। देखो, जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके मतलब मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए कदम उठाने जाने चाहिए। तो वो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मृदा कटाव, जो मृदा है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अगर मृदा का कटाव होता है, मृदा का बहाव होता है, उसके द्वारा मृदा नष्ट होता है, तो वही तो हमारा क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन कहलाएगा। मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का नष्ट होना। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों के कारण मृदा का अपरदन होता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में रोकथाम, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे रोकथाम किया जाएगा? पहला, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल का बहाव गति घटता है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, पर्वतीय ढाल होता है, उसमें समोच्च रेखाओं में समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल का बहाव गति कम होता है। और जल का बहाव का जब गति कम होगा तो उससे मृदा अपरदन कम होगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? समोच्च जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च जुताई। दूसरा नंबर पॉइंट है, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। सीढ़ीदार कृषि, ठीक है, सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी अच्छी है और इससे मृदा अपरदन भी कम होता है। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह का समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिका के फैलाव को रोकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आपको मृदा अपरदन का रोकथाम करना है तो ये 3 पॉइंट आप तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। नोट्स बनाकर आपको ऐसा कोई नहीं समझाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनकी कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रकृति पर निर्भरता। जो प्रकृति है, प्रकृति पर निर्भर होते हैं भारतीय कृषि के लोग। तो भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। जो भारतीय कृषि है वो मानसूनी वर्षा, जो मानसून वर्षा कराता है, जो भगवान वर्षा कराते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि वर्षा की अनियमित और अनिश्चितता भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करता है। भाई अगर वर्षा ना हो प्राकृतिक का तो आपका कृषि नष्ट हो जाता है। आप कहोगे यार भगवान ने नष्ट कर दिया, अरे कुछ जुगाड़ बनाओ, ठीक है। अगला है कृषि की निम्न उत्पादकता। भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। जनसंख्या बहुत है बट उत्पादन कम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है खनन फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में खनन फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़, अब तो 144-45 करोड़ जनसंख्या होगी, लेकिन इससे अधिक बताया गया तो कितना भी हो जाए, 100 करोड़ जनसंख्या से अधिक भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को पोषण पालन करने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आ गया। सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होती है, उसकी परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? और भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम भी बताने हैं, ठीक है। तो 2 क्षेत्र का नाम भी बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है,
जो ऊर्जा के स्रोत का मतलब होता है जिसका उपयोग हम लोग प्राचीन यानी कि पुराने काल से करते आ रहे हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जिसको हम लोग परंपरा करते आ रहे हैं, मतलब परंपरागत का मतलब होता है लगातार करते आ रहे हैं। इन स्रोतों में हमारा लकड़ी है, उपले हैं। उपले का मतलब जो कुछ होता है टाइप का, मुझे थोड़ा ये कि उपले, कोयला है, पेट्रोलियम है, देखो ये देहात में होता है, गांव में थोड़ा, गांव की चीज़ों को थोड़ा कम ही पता है हमें, ठीक है। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है तथा विद्युत आदि सम्मिलित हैं, ठीक है, आदि सम्मिलित हैं। और भारत में जो बॉम्बे हाई और गुजरात और असम प्रमुख तेल खनिज तेल के क्षेत्र हैं। कौन है? बॉम्बे हाई, गुजरात और असम जो है वो खनिज के प्रमुख क्षेत्र हैं, खनिज तेल के क्या हैं? प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारा क्वेश्चन आज ही करा दे रहा हूँ, बस आप लोग धैर्य के साथ पढ़ाई करो, मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा आप लोग बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाओगे। आज आपको ये बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम देकर आओगे तो कहोगे सर जो बताए थे अगर काश में वो याद कर लेता तो आज हम एक भी क्वेश्चन छोड़कर बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। याद करोगे, ठीक है। तो सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो सड़क परिवहन है भारत में उसके 3 गुण बताना है। तो भारत जो है विश्व के सर्वाधिक सड़क जालों देशों में से एक है। भारत में बहुत सारे सड़कें पाई जाती हैं। एक जाल है सड़क का, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो ऐसे ऐसे जाल की तरह इधर इधर इधर, समझ में नहीं आता कैसे ट्रेन जाती है, मैं भी देखा हूँ। तो भारत के विश्व सर्वाधिक सड़क जालों में से एक है और 3 गुण निम्नलिखित है। पहला, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी है। जो सड़क परिवहन है वो अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी है। एक कड़ी का मतलब होता है, कड़ी का मतलब जैसे एक कड़ी होता है ना, वैसे जैसे हमारा सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, वायु है, समुद्री पत्तन को जोड़ती हैं। जो सड़क होता है वो अगर रेलवे स्टेशन पे जाना है तो सड़क के द्वारा ही जाओगे, वायु स्टेशन पे जाना है तो सड़क के द्वारा ही जाओगे, और हर जगह भाई सड़कों के द्वारा ही जाओगे। तो सड़क इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत में बहुत ज़्यादा। और अगला देखो, दूसरा पॉइंट, सड़कों की निर्माण लागत कम है। भाई अगर सड़क की निर्माण करना है तो उसकी लागत कम है, बहुत कम है, और यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर बनाई जा सकती है। जो हमारी सड़क है ये भाई ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी, ऊबड़ खाबड़ उसको बराबर करके बना सकते हो, या ऊबड़ खाबड़ ऐसे ही बना सकते हो, चलने के लिए बहुत सारे लोग चलते भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यह जो है घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान उतारने या चढ़ाने के लिए लागत अपेक्षाकृत कम है। भाई अगर इससे सड़कों के द्वारा सामान उतारोगे चढ़ाओगे 50 रुपये 100 रुपये में चढ़ा देते हैं, उतार लेते हैं, तो काफ़ी कम है और के मुकाबला काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नागरिक शास्त्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और तैयार कर लेना सारे क्वेश्चन। संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं बतानी है क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों। संघवाद क्या है और इसकी विशेषताएं भी बतानी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो बच्चों, संघवाद। देखो संघवाद का मतलब होता है, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। प्रारूप का मतलब होता है दूसरा रूप, जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। विशेषताएं एक एक समझ लो, 3 से 4 विशेषताएं हैं। पहला, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली होती है। सरकार 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली होती है। कहाँ? संघवाद में। कैसी होती हैं? सरकार जो होता है 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली होती हैं। दूसरा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जो अलग अलग स्तर वाली सरकारें हैं, जिनकी सरकार होगी उन्हीं पर शासन करेंगी, पर कानून बनाने व कर वसूलने का प्रशासन का अपना अपना क्षेत्र अलग होता है, अपना अपना अधिकार अलग होता है, अपना अपना क्षेत्र अलग होता है, कानून बनाने या कर वसूलने का जो अधिकार है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधानों या प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। भाई सबको सलाह लेना पड़ेगा, सबसे सलाह लेना पड़ेगा, एक सरकार नहीं बदल सकती। तो संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती, मिलकर बदलना पड़ेगा सारे लोगों को, ठीक है। अगला देखो, क्योंकि एक लोग निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि एक का निर्णय हो सकता है गलत हो। तो वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। तो ये 4 पॉइंट तैयार कर लो, बहुत है 4 पॉइंट लघुत्तरीय प्रश्न के लिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 समझो स्टूडेंट, यहाँ
कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय लोकतंत्र जो है उसकी 3 विशेषताएं। भारतीय लोकतंत्र की मैं 3 विशेषताएं बताऊंगा। सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला, सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जो सरकार का जो निर्माण है वो जनसंख्या यानी कि लोगों के द्वारा ही होता है। जो लोग होते हैं, जनता होती है, उसके द्वारा ही होगा ना। और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और वो जो सरकार होते हैं वो जनता के प्रति, लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। दूसरा है, राजनीतिक सत्ता के प्रति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। अगर राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार जमाना है तो एक से अधिक लोग राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है। समझो इलेक्शन जिसे कहते हैं, इलेक्शन का नाम सुना ही होगा। तीसरा है चुनाव सार्वभौमिक वश्यक मताधिकार के आधार पर समय समय पर होते हैं। जो चुनाव होते हैं वो समय समय पर होते रहते हैं। देखो 5 साल में होता है, कहीं और कम में होता है और ज़्यादा में होता है, ठीक है, बट ज़्यादातर 5 ही साल में होते हैं। तो ये आपको पॉइंट समझ में आए। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं, मैंने तीनों पॉइंट को अच्छे से लिख कर समझा दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से इसका उदाहरण के साथ अच्छे से व्याख्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रचंड बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब प्रत्यक्ष रूप से सारे दिखाई दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में उनकी उपयोगिता शून्य होती है। लेकिन उनकी उपयोगिता शून्य होती है, उनके पास काम नहीं होते हैं, वो केवल दिखावे के लिए होते हैं। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गांवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होते, इसलिए प्रचंड बेरोजगारी स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रचंड बेरोजगारी छोटी दुकानें तथा छोटे व्यापारों में भी, व्यवसायों में भी पाई जाती है। ठीक है, बस ये हो गया। तो अगर लघुत्तरीय प्रश्न मैंने आपको 12 कुल आपको पूरे बुक से 12 लघुत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये 12 इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना तो समझ लो आप बोर्ड एग्जाम का टॉपर बन जाओगे, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लघुत्तरीय प्रश्न का, सामाजिक विज्ञान का, कमेंट करके जरूर बताना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।